हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर का IBU 4 की एक इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में। ठीक है, उसमें हमने पहले कवर कर चुके हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट रिस्क को कवर करती है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कवर इशू बाय द ECGC, यानी कि कौन कौन से तरीके की कवर जो है वो ECGC प्रोवाइड करती है। अगर आप क्रेडिट रिस्क के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लोगे तो आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओगे कि टाइप्स ऑफ कवर इशू बाय ECGC क्या होता है और कौन कौन से कवर जो है वो ECGC प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो है स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या होती है कि इशू टू एक्सपोर्टर टू प्रमोट दैम टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट पेमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्या होता है ना कि जो हमारे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि एक्सपोर्टर ने क्या कर दी, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए और साथ ही साथ क्या कर दी, गुड्स भी हमारे इंपोर्टर को दे दिए। बदले में इंपोर्टर ने क्या दिया, पेमेंट नहीं दी बल्कि एक्सेप्टेंस दी कि मैं 2 महीने बाद आपको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो एक तरीके से रिस्क अराइज हो गया कि 2 महीने बाद वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अब क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या होता है कि जो रिस्क अराइज हुआ है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड के लिए होता है। इस रिस्क से बचने के लिए ECGC क्या करती है, कवर प्रोवाइड करती है। इशू टू एक्सपोर्टर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट पेमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होती है शिपमेंट से रिलेटेड, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिपमेंट से रिलेटेड क्या कहती है। फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, यानी कि जिस दिन से हमने गुड्स को क्या कर दिया, शिप कर दिया, उस दिन से हमारे ये रिस्क अराइज हो जाता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस दिन से हमारे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में क्या हुआ है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस दिन से ये रिस्क, ये पॉलिसी अराइज हो जाती है। बेसिकली स्टैंडर्ड पॉलिसी दो तरीके की होती है। शिपमेंट वाली पॉलिसी कब से स्टार्ट होती है, कब से मिलती है, जब से हमने गुड को शिप किया होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में, उस दिन से ये पॉलिसी मिल जाती है। इन दोनों को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शिपमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को, दोनों को ही दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। शिपमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। कॉन्ट्रैक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क होता क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क टू कवर बोथ कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क। अगर कमर्शियल कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क के अंदर दो तरीके के रिस्क कवर होते हैं। एक तो आता है कमर्शियल रिस्क, एक आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। अब दूसरी बात करते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क के अंदर क्या होता है। पॉलिटिकल रिस्क के अंदर पॉलिटिकल रिस्क ही कवर होता है। उसके बाद रिस्क कवर अंडर स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कौन कौन से रिस्क कवर हुए, जैसे कि हमने पढ़ा कि कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। बेसिकली हम दो ही रिस्क है। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क में कौन कौन से आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क में आते हैं कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, और पॉलिटिकल रिस्क में आता है पॉलिटिकल रिस्क। तो बेसिकली अभी हमें दो रिस्क के बारे में बात करनी है, दैट इज कमर्शियल रिस्क क्या होता है और पॉलिटिकल रिस्क क्या होते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। कमर्शियल रिस्क कब अराइज होता है, या जब हमारा बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो स्थिति में नहीं है कि वो पेमेंट कर सके। सेकंड, बायर फेलियर टू एक्सेप्ट गुड्स when such non acceptance is not due to exporter action। यानी कि दो रिस्क अराइज होते हैं हमारे कमर्शियल रिस्क में। एक तो हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरा रिस्क अराइज तब हुआ कि हमारे एक्सपोर्टर ने तो सामान को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बायर ने क्या किया, मना कर दिया उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से। एक्सपोर्टर की वजह से नहीं बल्कि खुद ने उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये था हमारा रिस्क, कमर्शियल रिस्क। इस रिस्क को क्या करता है, कवर करता है ECGC। कि मान लो कि फ्यूचर में आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, आपको कमर्शियल रिस्क अराइज हो गया, तो उस रिस्क से कैसे बचोगे। अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो आप इस तरीके के रिस्क से बच सकते हो। अगर आपका बायर जो है, जो आपका इंपोर्टर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो आपको पेमेंट नहीं कर सकता, तो आपको रिस्क अराइज होता है। इस रिस्क से बचने के लिए अगर एक्सपोर्टर ने क्या किया हुआ है, पॉलिसी ली हुई है, तो वो क्या कर सकता है, उसको क्लेम मिल सकता है। ठीक है, उसको कवर मिल सकता है जितना भी उसका लॉस हुआ है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस बाय द गवर्नमेंट इन द बायर कंट्री और एनी गवर्नमेंट एक्शन विच में ब्लॉक और डिले पेमेंट टू द एक्सपोर्टर।
क्या होता है ना कि इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन और रेमिटेंस बाय द गवर्नमेंट। हमारे इम्पोर्टर ने क्या किया, गुड्स तो मंगा लिए, लेकिन जब वो पेमेंट करने गया ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब जो है हमारी कंट्री से कोई भी पेमेंट दूसरी कंट्री में या किसी भी कंट्री में की नहीं जाएगी। एनी गवर्नमेंट एक्शन विच में ब्लॉक और डिले पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। यहाँ पे जो पेमेंट में डिले हुई है वो इम्पोर्टर की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पॉलिटिकल रिस्क की वजह से हुई है, गवर्नमेंट की वजह से हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप जो है वो किसी भी कंट्री में क्या नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जो इम्पोर्टर है उसको क्या हो रही है, पेमेंट मिलने में डिले हो रही है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न हो सकता है पॉलिटिकल रिस्क का, वो हो सकता है कि वार, रिवॉल्यूशंस, सिविल डिस्ट्रीब्यूशंस इन द बायर कंट्री। यानी कि जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, जिसने गुड्स को इम्पोर्ट किया अपनी कंट्री में, उसकी कंट्री में वार हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, सिविल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। Cancellations of valid import license in the buyer country and imposition of new import license after the date of shipment or contract as applicable। मान लो कि हमारा एक्सपोर्टर ने गुड्स अपनी कंट्री से शिप कर दिया, उसी समय क्या हुआ कि इम्पोर्टर की कंट्री में एक रूल आया कि जो भी आपका इम्पोर्ट लाइसेंस है उसको चेंज कराओ। अब से वो इम्पोर्ट लाइसेंस जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, आप उस लाइसेंस का यूज़ करके अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पा जो है गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपको गुड्स अगर इंपोर्ट करना है तो एक नया लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की वजह से भी क्या होता है ना कि पेमेंट में डिले हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है जिसका कवर लिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा। उसके बाद आता है एनी अदर कॉजेज ऑफ लॉस अकरिंग आउटसाइड इंडिया। एनी अदर कॉज ऑफ लॉस अकर occurring outside India not normally insured by general insurer and beyond the control of the exporter and or the importer। यानी कि कोई भी ऐसा लॉस जो ना ही एक्सपोर्टर की वजह से हो रहा है ना ही इम्पोर्टर की वजह से हो रहा है, एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है, उस तरीके की जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मली क्या होते हैं, कवर किए जाते हैं जनरल इंश्योरर के द्वारा। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ एडिशनल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस चार्जेस occasioned by interruption और डाइवर्शन ऑफ वोयाज विच कांट बी रिकवर फ्रॉम द बायर। यानी कि हमारा एक्सपोर्टर ने कोई सामान को एक्सपोर्ट किया, उसमें उसके हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा आ गए। अब क्या है ना कि वो ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो बायर से तो रिकवर कर नहीं सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस आए हैं, जो डील हुई है दोनों के बीच में वो तो पेमेंट करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस आए वो हमारा बायर पेमेंट नहीं कर रहा। तो एक तरीके से ये रिस्क जो है हमारे एक्सपोर्टर को लेना पड़ रहा है। अगर वो गुड्स को एक्सपोर्ट ही ना करता दूसरी कंट्री में तो ये रिस्क होता ही नहीं। तो इस तरीके के अगर रिस्क अराइज होता है तो भी हमारे ईसीजीसी जो है वो कवर प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्टर को। ये थे हमारे जो कवर जो प्रोवाइड किए जाते हैं ईसीजीसी के द्वारा इन केस कि रिस्क अराइज होता है एक्सपोर्टर को। कमर्शियल रिस्क के बारे में पढ़ लिया और पॉलिटिकल रिस्क के बारे में पढ़ लिया कि इन दोनों रिस्क अगर अराइज होते हैं तो जो हमारा ईसीजीसी है वो क्या करेगा, कवर प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर को, एक तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा। अब आता है रिस्क नॉट कवर। कौन से ऐसे रिस्क है जो ईसीजीसी कवर नहीं करता? कमर्शियल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग क्वालिटी डिस्प्यूट्स रेज्ड बाय द बायर। कमर्शियल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग क्वालिटी डिस्प्यूट रेज बाय द बायर। यानी कि बायर ने कहा कि जो भी गुड्स तुमने मेरी कंट्री में भेजा है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैं तो नहीं तुम्हें पेमेंट कर रहा। इम्पोर्टर ने कहा कि जो भी गुड्स मेरे पास आए हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसकी वजह से मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर रहा। तो इस तरीके का रिस्क में जो हमारा एसीजीसी है वो क्या नहीं करता, कवर नहीं प्रोवाइड करता एक्सपोर्टर को। बायर फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी इम्पोर्ट फ्रॉम अथॉरिटीज़ इन हिज कंट्री। एक्सपोर्टर ने क्या किया, गुड्स तो एक्सपोर्ट कर दिए, इम्पोर्टर की कंट्री में गुड्स पहुंच गए। इम्पोर्टर को गुड्स तब तक नहीं मिलते जब तक कस्टम अथॉरिटी से वो गुड्स क्लियर ना करवाए। तो अब क्या हुआ, इसमें पॉइंट में ये कह रहा है कि बायर जो है उसको कस्टम अथॉरिटी से गुड्स नहीं मिल रहे उसकी कंट्री में, जब तक हमारे बायर को गुड्स नहीं मिलेंगे वो पेमेंट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से भी एक तरीके का रिस्क हो गया हमारे एक्सपोर्टर को। तो ये रिस्क जो है वो ईसीजीसी कवर नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर और ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। यानी कि जो भी एजेंट था वो इंसॉल्वेंट हो गया है,
एक्सपोर्टर का एजेंट कौन था यहाँ पे? एक्सपोर्टर का एजेंट अगर हम माने तो एक्सपोर्टर का बैंक, जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे इंपोर्टर के बैंक को देता है, इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को देगा। उन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके ही हमारा इंपोर्टर जो है वो कस्टम अथॉरिटी से अपने गुड्स को क्लियर करवा सकता है। ठीक है, जब उस हमारे इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी वो पेमेंट करेगा। तो जो भी हमारा एक्सपोर्टर का एजेंट है वो क्या हो जाए, कोई डिफ़ॉल्ट कर दे या इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में भी जो ईसीजीसी है वो क्लेम पे नहीं करेगा, यानी कि जो पॉलिसी ली है उसका कवर नहीं देगा। लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, यानी कि गुड्स लॉस हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो वो ईसीजीसी कवर नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो है वो जनरल इंश्योरेंस लिया हुआ है। जनरली गुड्स को क्या किया हुआ है, इंश्योर करवाया है। जैसे कि पल्स हमने पढ़ी थी कि कितने तरीके की पल्स होती है जो कि इंश्योरेंस कवर में कवर कराते हैं। मैरीटाइम पल्स, एक्सट्रोनियस पल्स, वार पल्स, स्ट्राइक पल्स, यानी कि कुछ ऐसे रीज़न की वजह से हमारा गुड्स या जो कार्गो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी जो रिकवरी है, ठीक है, उसकी जो रिकवरी है वो कौन नहीं करता, ईसीजीसी नहीं करता। उसकी जो कवर है जो वो कौन देता है, जनरल इंश्योरेंस से मिलता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गई। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगी तो भी एक तरीके का रिस्क हो गया हमारे एक्सपोर्टर को। उसके बाद आता है फेलियर ऑफ एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो एक्सपोर्टर है वो जो भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की थी, एक्सपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाया। जब उसकी टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो एक्सपोर्टर जो है हमारा जो इंपोर्टर है उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा। जब इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो ये किसकी गलती है, एक्सपोर्टर की गलती की वजह से उसको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इस तरीके के रिस्क भी हमारे ईसीजीसी कवर नहीं करता। ECGC also does not cover risk which can normally be insured with commercial insurer. An exporter may take a comprehensive risk policy that is covering both political risk or the commercial risk. Exporter may secure himself against political risk only. ECGC does not issue policies to cover commercial risk। क्या यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो ये चाहता है कि भाई मेरे को कमर्शियल रिस्क से सेफ्टी चाहिए, मेरे को पॉलिटिकल रिस्क से सेफ्टी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको कमर्शियल रिस्क से जो है कवर चाहिए तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी लेनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी में दोनों आते हैं, कमर्शियल रिस्क भी आता है, पॉलिटिकल रिस्क भी आते हैं। हमारा एक्सपोर्टर जो है पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट जो है वो कवर ले सकता है, पॉलिसी ले सकता है, लेकिन कमर्शियल रिस्क से रिलेटेड कवर नहीं ले सकता। व्हेन टू टेक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो ली जाती है वो कब ली जाती है, गुड्स आर मैन्युफैक्चर टू अ स्पेसिफिक बायर्स रिक्वायरमेंट, दे मे नॉट बी सोल्ड इजिली टू अल्टरनेट बायर इन केस बायर डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी कब ली जाती है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसने जो इंपोर्टर है उसने गुड्स लेने थे जिसकी पेमेंट वो करेगा। अब जो भी गुड्स हमारे एक्सपोर्टर से प्रोवाइड बनवाए गए, मैन्युफैक्चर कराए गए, वो इंपोर्टर के अकॉर्डिंग बनाए गए। इंपोर्टर ने जिस तरीके से कहा, जो इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाए गए। अब क्या होता है ना कि मान लो गुड्स जो है हमारा इंपोर्टर लेने से मना कर देता है, कहता है मेरे को नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को। एक्सपोर्टर ने वो गुड्स बना लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि जो गुड्स है वो हमारे बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो कोई और पर्सन उसको लेगा ही नहीं। तो एक तरीके से रिस्क राइज हो गया हमारे एक्सपोर्टर को कि कोई और गुड्स होता तो वो किसी और को बेच देता, लेकिन ये गुड्स तो हमारे इम्पोर्टर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, किसी और को बेचे भी नहीं जा सकते। तो एक तरीके से रिस्क हो गया। ये रिस्क का कवर कौन देगा, ECGC प्रोवाइड करेगी। If goods are manufactured to a specific buyer requirement, they may not be sold easily to alternate buyer in case buyer decide to cancel the contract. उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू गवर्नमेंट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड ओनली इन अ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। आपने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ले ली, कब ले ली, जब भी आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसके, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसी समय क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ले ली। यानी कि उसके अंदर सारी चीज़ कवर आती है। क्या होता है ना कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ली तो उस समय क्या था ना कि एक तरीके से रिस्क था। रिस्क क्या था कि जो भी हमारा गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा हमारी कंट्री से,
उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अब से ये गुड जो है हमारी कंट्री से जो है एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी रिस्क जो है हमारे एक्सपोर्टर को हो सकता है। इससे भी जो है हमारी ईसीजी क्या करती है, पॉलिसी प्रोवाइड करती है, इस तरीके के रिस्क से भी ईसीजी एक्सपोर्टर को बचाती है। उसके बाद आती है सेकंड पॉलिसी, दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या कहती है? स्पेसिफिक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, contract of export of capital goods or project for construction work and for rendering services abroad are insured by ECGC on a case to case basis under specific project। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कैपिटल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या फिर हमने कहा कि दूसरी कंट्री में जाके क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हम दूसरी कंट्री में जाके क्या करेंगे, सर्विस रेंडर करेंगे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क ले लिया। तो इस तरीके के जो भी रिस्क है उससे बचाने के लिए क्या की जाती है, पॉलिसी दी जाती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड आर इंश्योर्ड बाय ईसीजीसी ऑन अ केस टू केस बेसिस अंडर स्पेसिफिक पॉलिसी। अब जो हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी होती है वो कितने तरीके की होती है, वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी स्पेसिफिक शिपमेंट और दूसरी होती है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब गुड्स को हम शिप करते हैं उस समय क्या की जाती है, स्पेसिफिक शिपमेंट आती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या फिर प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, तो जब इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय पॉलिसी ली गई तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। और जिस समय ये सर्विस रेंडर की गई या फिर कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जब शिप किया जाने लगा शिपमेंट के समय, तब ये पॉलिसी लेते हैं तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी। इन दोनों ही पॉलिसी को, शिपमेंट पॉलिसी, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी सर्विस पॉलिसी। When Indian firm render services to foreign party, they would be exposed to payment risk similar to those involved in the export of goods। जैसे कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी रिस्क होता है कि गुड्स तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सर्विस पॉलिसी में भी होता है कि सर्विस तो रेंडर की जा रही है लेकिन डर इस बात का होता है कि हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर्विस पॉलिसी आर ऑफर प्रोटेक्शन टू इंडियन फर्म अगेंस्ट सच पेमेंट रिस्क। यानी कि जो सर्विस पॉलिसी है, जो भी सर्विस पॉलिसी को लेता है उसको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, पेमेंट रिस्क से, कि अगर हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पॉलिसी ली हुई है, हमें अपना जो कवर है वो मिल जाएगा, हमें कोई लॉस नहीं सहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज़ है, सर्विस पॉलिसी, वो कितने टाइप्स की होती है, वो भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक सर्विस पॉलिसी और होल टर्नओवर सर्विस। इन दोनों को ही हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क क्या होता है, जिसमें कमर्शियल रिस्क आता है और पॉलिटिकल रिस्क आता है। हम जो है पॉलिटिकल रिस्क के लिए तो कवर ले सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल रिस्क के लिए कवर नहीं ले सकते। अगर हमें कमर्शियल रिस्क के लिए पॉलिसी लेनी है तो हमें पॉलिटिकल रिस्क के लिए भी पॉलिसी लेनी होगी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी आती है जो ईसीजी देती है रिस्क से बचने के लिए, वो आती है कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी। Construction work policy has been designed to Indian contractor who execute a civil construction job abroad. This policy protect the contractor from 85% of loss। यानी कि इस तरीके की पॉलिसी क्या करती है, हमारे एक्सपोर्टर को 85% तक के लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको ये जो है वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।